नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि आज स्टॉक की बजाय एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि भैया निफ्टी 50 आप देख रहे होंगे कि आज आधे प्रतिशत से भी ज़्यादा की ये गिरावट दिखा रहा है। और निफ्टी ना पिछले 1 महीने में थोड़ा दबाव में है। क्यों? पिछले 1 महीने में आप देखोगे तो स्टॉक आधा प्रतिशत माफ कीजिएगा, निफ्टी आधा प्रतिशत के आसपास गिरावट दिखा रहा है। और बार बार देखो, ये 26,201, फिर एक ये दूसरी बार और ये तीसरी बार उसी के आसपास बार बार ये नीचे आ रहे हैं। और अब जो दबाव का माहौल है, क्योंकि देखो 26,000 आप कह सकते हैं, 26,000 को तोड़ करके नीचे तो स्टॉक ट्रेड कर ही रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि क्या आज बाजार बंद होते, क्योंकि ऊपर नीचे ये चल रही है 25,000, क्या 900 को भी आज ये बाजार तोड़ देगा? ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे आप देखेंगे कि जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है नहीं भैया ये तो 28-30,000 पहुंच जाएगा अगले 1-2 साल में। कोई कह रहा है अभी आप देखोगे कि एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि भाई मार्च में आप देखोगे, मार्च आते आते मैं इसी जो मार्च आने वाला है एक बार 23,000 को छूते हुए दिखाई देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ ये 23,000 25,000 के पीछे जाने की बजाय ना बस ये देखें कि भाई गिरावट क्या है, कारण गिरावट का कारण क्या है। तो हम आज एक जांच पड़ताल करेंगे कि गिरावट का कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो अब कल खबर आएगी कि भैया हाँ बहुत अच्छे तरीके से जो फर्स्ट फेज ऑफ यूएस इंडिया की ट्रेड डील है वो हो गई है। तब तो सारी एनालिसिस ही धरी की धरी रह जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि नहीं, डील अभी रुकेगी और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देने वाला है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि जो आप टैरिफ लगा रहे हो भाई वो इलीगल नहीं है, ऐसा होता है तो पेच बहुत लंबा फंस जाएगा। फिर शायद जो गिरावट है वो और ज़्यादा हो। तो हमको बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉइंट्स को पढ़ें, रीज़न की तरफ बजाएं। सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागें कि निफ्टी 28,000 चला जाएगा, 24 चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा। भाई अगर साल भर आप क्रैश क्रैश करोगे तो या एक दिन गिरावट होगी। पिछले 10 साल में आप बोलोगे क्रैश क्रैश क्रैश, तो एक दिन तो क्रैश होगा ही होगा। आप बोलोगे रैली रैली रैली, तो एक दिन तो रैली होगी। वो कहावत है ना कि बंद खड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है, तो वही हाल है। तो आइए चर्चा करते हैं कि गिरावट का कारण क्या है। देखो, जो करंट सेलिंग प्रेशर है वो बहुत सारे पॉइंट्स का कॉन्फ्लुएंस है। ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, बड़ी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग। तो सबसे पहला क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और यूएस फेड रिजर्व। और ये सबसे बड़ा द बिगेस्ट एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, यानी ये फैक्टर डोमेस्टिक नहीं है, वर्ल्ड के वाइज है। क्या है? एंटिसिपेशन ऑफ यूएस फेड पॉलिसी। जो ग्लोबल मार्केट है जिसमें भारत भी आता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है यूएस फेडरल रिजर्व के। और जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं आने वाले यूएस फेड पॉलिसी मीटिंग में, जो बहुत से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो पॉइंट है ना, ये आप याद रखिएगा, अगर कल परसों भी अगर प्रिंटिंग होगी तो ये वापस से वो जो सेक्शन है ना कि भाई अब अगला फेड क्या होगा, तो ये पॉइंट अभी आपको बहुत स्तरों पे मिलेगा। फिर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, व्हेन बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है ना कि फेड स्टांस को लेकर के। एग्जांपल, अगर वो सिग्नल इंटरेस्ट रेट विल रिमेन हाई फॉर लॉन्गर, या कुछ रेट कट में डिले होगा, तो ग्लोबल इन्वेस्टर डायरेक्ट रिस्क ऑफ मोड में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो तुरंत मनी को निकालने लग जाते हैं ऑफ रिस्कियर एसेट, यानी वो ऐसे एसेट जो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है पैसा लगाना, उससे निकालने लग जाते हैं। और जो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, वहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा आपको आउटफ्लो देखने को मिलता है। तो ये रहा पहला। फिर ग्लोबल वीक ग्लोबल क्यूज क्या है? देखो, कुछ नेगेटिव क्लोजर हुए यूएस मार्केट के जैसे वॉल स्ट्रीट, और एक बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है अक्रॉस। अब एशियन मार्केट थोड़ा हटा दोगे, ऑफन ट्रिगर अ लोअर ओपनिंग और सस्टेन सेलिंग इन द इंडियन मार्केट। देखो भारतीय बाजार में क्या हो रहा है, भले ही बहुत भयंकर गिरावट ना हो, पर आप एक चीज देख रहे होगे, निफ्टी भले ही ऊपर हो, स्टॉक से ऊपर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं जो पूरी ओवरऑल इन्वेस्टर जो सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि भैया देखो हमको ना क्लियर पाथ नहीं दिख रहा है, और 26,000 के एटलीस्ट ऊपर जाने लायक तो कोई माहौल नहीं है। अगर मैं ऊपर इन चीज़ों को बहुत आम आदमी की भाषा में सम अप करूँ तो। फिर दूसरा, एफ आई आउटफ्लो। कैसे?
कंसिस्टेंट सेलिंग। एफआईआईज ना वो लगातार रिसेंटली नेट सेलर रहे हैं इंडियन मार्केट में और बड़ी मात्रा में पैसे निकाल रहे हैं इक्विटीज से। रीजन द रुपी इफेक्ट। देखो, एक कमजोर इंडियन रुपया जो होता है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर में है अभी, वो अपने रिकॉर्ड लो में है, जिसके कारण क्या होता है, रिड्यूसेस दो जो फाइनल डॉलर डिनोमिनेशन रिटर्न आता है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो कम है। अब इससे क्या होता है, दिस मेक्स सेलिंग और मूविंग मनी टू सेफर एसेट जैसे यूएस बॉन्ड और यूएस डॉलर वो मोर अट्रैक्टिव हो जाती है। यानी अरे भाई, अगर आप मेरे से ही बताओ, अगर आप मान लो 12% कमाए, लेकिन आपने अगर 3-4% आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई 5%, तो आप तो ऑलरेडी 8-9% कमा पाए ना। और अभी तो स्थिति बद से बदतर है, 90 रुपए के ऊपर चल रहा है। और मैंने हमेशा कहा है अभी रुपी थोड़ा और वीक होगा। हम सबको पता है ये जो 50% टैरिफ रखा है ना इंडिया के ऊपर अमेरिका के द्वारा, वो हमें बहुत हद तक क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, तो हमें अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हम अपनी करेंसी को वीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वहाँ करेंगे तो एफआईआई का आउटफ्लो आएगा, हम देखेंगे हमारा जो क्रूड ऑयल बिल है वो बहुत बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स क्या है वो, देखियो, इफ यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहे, जो यूएस बॉन्ड्स विच आर कंसिडर्ड वेरी सेफ, ठीक है, आप समझिए जहां भारतीय बाजारों में, क्योंकि वो एक इमर्जिंग मार्केट है, वहां इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो लोग यूएस बॉन्ड की तरफ जाते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न देता है। और यही कारण है कि एफआईआई शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटल को हाई ग्रोथ रिस्कर मार्केट लाइक इंडिया से। फिर आता है तीसरा, वो क्या भाई, वैल्यूएशन कंसर्न और प्रॉफिट बुकिंग। और ये सबसे बड़ा डोमेस्टिक फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, फेड रेट, और सबसे बड़ा डोमेस्टिक है फैक्टर है वो है, आप कह सकते हैं, वैल्यूएशन कंसर्न। देखो, स्ट्रेच वैल्यूएशन, जो भारतीय बाजार है ना, पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट, वो बहुत बड़े एक्सूबरेंट रनअप दिखा चुके हैं पिछले 1 से 2 साल में, जिसके कारण जो पी रेशियो भाई साहब वो बहुत हाई है और दैट आर सिग्निफिकेंटली अबव देयर लॉन्ग टर्म एवरेज। और वो तमाम लॉन्ग टर्म एवरेजेस के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत से इन्वेस्टर से क्या बोलते हैं, स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन या फ्रॉथी, ठीक है, जिसके कारण हम ये गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक वैल्यूएशन कंसर्न है वाकई में, और मैंने जो शुरू में कहा था कि भैया निफ्टी एक तरफ भागे पड़ा है, बट हमारा जो स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो स्टॉक पोर्टफोलियो होते हैं उसमें बहुत सारा स्पेशली रिटेल निवेशकों का हिस्सा मिड और स्मॉल कैप में होता है। फिर करेक्शन इज नेचुरल। एक लंबे शार्प और एक लंबी रैली के बाद विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोफेशनल इंक्रीज इन कॉर्पोरेट अर्निंग, देखो लगातार एक बड़ी लंबी हमने छलांग देखी, हमने क्या देखा, एक बहुत बड़ी रैली भी देखी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जो रैली ऑलरेडी हो चुकी है उसके हिसाब से कोई कॉर्पोरेट अर्निंग में जंप नहीं आया। और अब करेक्शन, एक टेम्परेरी पुल बैक ना, ये नेचुरल था, ये एक हेल्दी पार्ट होता है ऑफ अ मार्केट साइकिल। जो इंस्टीट्यूशनल हैं और सेबी इन्वेस्टर हैं वो अक्सर यहाँ पे ना अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जो आपको यहाँ करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस भी है भैया। क्या है, आप देखें, जो स्मॉल कैप सेगमेंट है वो पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा करेक्शन में रहा। ठीक है, और पार्शियली ड्यू टू एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन। हम सबको पता है अभी कुछ समय पहले कितनी ज़्यादा एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन चल रही थी, सेबी भी तो बार बार बोल रही थी कि भैया एक तो इन्फ्लुएंसर के मुकाबले और तमाम चीज़ों से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होकर के लोग लगातार पैसे लगा रहे थे। अब हुआ क्या, अब जब पुअर अर्निंग लगातार आ रही है स्मॉलर कंपनीज में, हम देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है टेक्निकल फैक्टर्स। देखो, जो की बेंचमार्क इंडाइसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टेक्निकल चार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। और जैसा हमने देखा कहाँ ब्रेक किया भाई साहब, सबसे पहले उन्होंने ब्रेक किया अभी तो 26,000। ठीक है, अब बाजार बंद हो तो स्टॉक बहुत ऊपर आ जाए, 26,000 के ऊपर चले जाए तो ही डिफरेंस है, वरना चीज़ें परेशान लायक हैं। फिर जैसे मैंने कहा, क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं। इंडिया एक मेजर ऑयल कंपोर्टर है, एक सिग्निफिकेंट राइज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। देखो, मेरा ये मानना है कि करेंटली क्रूड ऑयल प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो रुपी है ना वो इतना ज़्यादा वीक हो गया है, तो ना ही अब
रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं, रूबल इंडिया में ट्रेड हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन जो परेशानी है ओवरऑल फैक्टर में हमको देखने को मिल रही है। और सिर्फ क्रूड ऑयल क्यों, हम तो भैया एलएनजी भी मंगाएंगे। अभी हमको यूएस से भी हमने जैसे कहा हम अपने ओवरऑल एलएनजी का 10% यूज़ करेंगे ही करेंगे वहाँ से, तो उसको हमको डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी एक कम से कम समय में जितनी ज़्यादा चर्चा हम कर सकते थे किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।